हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो प्री पीएचडी का एग्ज़ामिनेशन हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का। तो उसकी काउंसलिंग की डेट यहाँ पे अनाउंस की गई है और जो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स थे उसकी मेरिट लिस्ट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उस मेरिट में है या नहीं है। जिन लोगों का नाम यहाँ पे मेरिट में आया हुआ है वो लोगों को यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो जानेंगे कि क्या प्रक्रिया काउंसलिंग की रहने वाली है, कैसे काउंसलिंग होगा, किस तरह का आपका काउंसलिंग लेटर आपको मिलता है, कैसे आपको एडमिशन लेना है और क्या इसकी एक फ़ीस रहती है। जो एवरेज फ़ीस की अगर मैं बात करूँ वो क्या रहती है, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सभी अपडेट्स आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, ये जो लेटर है ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे 15 तारीख की ये डेट है और इसमें आपको दिख रहा है प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा उक्त परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किए जाने के संबंध में विस्तृत सूचना। यानी कि इसके अंदर पहली चीज़ तो ये कि जो आपका आरडीईटी एग्ज़ाम हुआ था, रिसर्च डिग्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था प्लस इंटरव्यू हुआ था, तो दोनों की कंबाइंड यहाँ पे मेरिट बना के इन्होंने वेबसाइट पर डाली हुई है। और साथ में जो लोग यहाँ पे जैसे जीआरएफ होल्डर थे उन लोगों को एग्जेम्प्टेड होते हैं वो लोग ये टेस्ट देने से, और साथ ही जो टीचर्स लोग होते हैं उनका भी डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू होता है, जो परमानेंट टीचर्स होते हैं। तो उस केस में उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल की गई है और साथ में बोला गया है कि यहाँ पे जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट की जानी है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए डेट भी दी गई है और वेन्यू भी दिया गया है आपको। और डेट वेन्यू क्या है, सबसे पहले तो वेन्यू दो वेन्यू इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला है कि आपको जो सर जेसी बोस कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी भीमताल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स की यहाँ पे काउंसलिंग हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ एट सर जेसी बोस कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी भीमताल नैनीताल। तो यहाँ पे इस वाले सब्जेक्ट्स की यहाँ पे काउंसलिंग होगी। बाकी जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो काउंसलिंग होनी है वो होगी डीएसबी कैंपस नैनीताल के अंदर। और ये जो आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है, जैसे कॉमर्स का है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ डीएसबी कैंपस नैनीताल, उसी तरह बॉटनी का है तो बॉटनी डिपार्टमेंट में, इसी तरीके से आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे ये आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का जो टाइम आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है वो 10 AM दिया गया है और काउंसलिंग की जो डेट है वो है 24 मार्च 2022, यानी कि 24 मार्च थर्सडे के दिन आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली ये है कि काउंसलिंग फ़ीस का आपको पेमेंट करना है, जो कि 1500 रुपीज़ आपको ऑनलाइन मीडियम से वहाँ पे पेमेंट करना है वेबसाइट पे जाके, जो कि जल्द ही आपका 17 तारीख से आप लोग इसकी जो काउंसलिंग लेटर है उसको भी डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि 1500 रुपये का जो फीस का पेमेंट है उसको करेंगे, उसके बाद ही आपका काउंसलिंग लेटर यहाँ पे डाउनलोड होगा और उस लेटर को आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जब भी आप काउंसलिंग में जाते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए निर्देश दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं और आपसे बोला गया है जो भी वरीयता सूची में है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में नाम है वही लोग वहाँ पे काउंसलिंग में आए। सबसे पहली चीज़ ये बोली गई है। सेकंड में 1500 रुपये का काउंसलिंग शुल्क आपको देना पड़ेगा, काउंसलिंग की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वहाँ पे काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो 1500 रुपये की फ़ीस होने वाली है जमा, ये आपकी ऑनलाइन माध्यम से ही होगी, यानी कि ऑनलाइन आप पोर्टल पे इसको जाके सबमिट करेंगे, उसके बाद ही आप काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसमें मत रहिए कि आप वहाँ पे जाके ये 1500 रुपये जमा करेंगे, इसको आपको पहले ही जमा कर लेना है, फिर जाके काउंसलिंग लेटर को प्रिंट करना है। और बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक जिन्होंने पीएचडी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया था उनकी सूची भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। और उन लोगों से यहाँ पे जो भी आपका जैसे कोई टीचर्स हैं कहीं पे कुछ है तो वो लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट भी उन्हें लेना पड़ता है, तो वो भी आप लोग बनवा लें, अपना तैयार कर लें, वो एनओसी सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वहाँ पे काउंसलिंग में, समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, आपके जो भी शैक्षणिक मतलब आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी हैं आपके हाई स्कूल से लेके जितने भी आपके पीजी और ये सब नेट और जीआरएफ सब कुछ आपको ले जाना है। कोई अगर आरक्षित श्रेणी है जैसे आपकी है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये सारे जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको कैरी करना है। और साथ में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आपको जैसे जीआरएफ है और जीपैट है, गेट है इत्यादि, इसका आपको स्कोर कार्ड भी ले जाना है और आपको इसका
अवार्ड लेटर भी आपको लेके जाना है। तो ये दोनों चीज़ आपको लेके जाने हैं, ठीक। और उसके अलावा अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके लिए जो आपके टीचर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टीचर हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, तो उनको पीएचडी करने के लिए एक एनओसी बनाना पड़ता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आपको एक तरीके से आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप टीचिंग के साथ साथ यहाँ पे पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ में आपको यहाँ पे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने साथ में रखने हैं आपको, और अपनी कन्वीनियंस के लिए आप एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में रख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप वहाँ पे जाएंगे और काउंसलिंग आपकी होगी। अब उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको काउंसलिंग लेटर दिखा देता हूँ, किस तरीके का लेटर आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए गाइज, आपको कुछ इस तरीके का लेटर वहाँ पे प्रोवाइड होगा जो कि काउंसलिंग लेटर है, और यहाँ पे सारी चीज़ें दी रहेंगी। काउंसलिंग की कौन सी डेट है आपकी, यहाँ पे ये काउंसलिंग की डेट हो जाएगी, और साथ में आपका नाम, जो भी है नाम आपका, उसके बाद आपका सब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। फिर आपको जो गाइड अलॉट किए जाएंगे और जो आपका स्टडी सेंटर होगा जहाँ पे आपको गाइड अलॉट किया गया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें आपका डाला जाएगा जो भी आपके सुपरवाइजर होगा, और जो आपका एग्ज़ाम बेसिकली स्टडी सेंटर होगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा उसकी डिटेल होगी। कोई अगर को गाइड होता है तो फिर उसकी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी, और इसमें सभी कुछ लिखा गया है कि आप एक डेट आपको दी जाएगी, उस डेट तक आपको एडमिशन लेना रिक्वायर्ड होगा, एडमिशन लेना आपको कंपलसरी होगा। जैसे ये आपका 2021 का है, तो उसके अंदर आपको 10 फरवरी 2021 तक एडमिशन लेना था, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बट अभी आपका जो डेट है वो आपका मार्च या अप्रैल में ही जाएगा आपका डेट, तो वहाँ पे आपको वो डेट गिवन होगी जिस डेट को आप एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। जिस डेट तक वो लास्ट डेट होती है, उस डेट तक आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। जब आपके पास ये हाथ में आ गया आपका लेटर, तो कभी भी आप दूसरे दिन ही जाके या उसके 2 दिन बाद जाके, कभी भी जाके आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, इसके अंदर आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और नीचे इसके जब भी आपको ये लेटर मिलेगा, अलॉट होगा, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। लेटर लेके आप सीधे घर को ना आ जाइए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सिग्नेचर आपके होने हैं। तो लेटर जब आपको मिलता है उसमें सिग्नेचर आपके 1-2 लोगों के ही सिग्नेचर होंगे, जो कि आपके जो वहाँ पे आपको लेटर अलॉट करेंगे उनके ही सिग्नेचर होंगे। बट आपको बाहर निकल के वहाँ पे जो निदेशक हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर हैं, उनके सिग्नेचर और उसकी स्टैंप लगा के आपको लानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे एक अलग से आपको मिलेगा, वहाँ पे अलग सा एक विंडो होगी, वहाँ पे आपको सारे ये स्टैंपिंग करनी पड़ेगी और आपके सिग्नेचर होंगे। ये कंप्लीट सिग्नेचर होने के बाद ये मान्य होगा। तो ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे लेटर आपको हाथ में आ गया तो आप सीधे डायरेक्टली घर को आ गए। जब तक ये आपके डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर के साइन यहाँ पे और ये सारे स्टैंप नहीं लगेगी, तो ये लेटर आपका माना नहीं जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना इसमें। जैसे कोई अगर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से बाहर का स्टूडेंट है तो उसको माइग्रेशन यहाँ पे लाना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है उसको। और बाकी ये डिटेल है इसके अंदर, राइट। तो लेटर आप लोगों ने देखा किस तरीके का काउंसलिंग लेटर होगा। उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन मैं अपनी तरीके से आपको देना चाहता हूँ। देखिए, काउंसलिंग के लिए आप लोग जा रहे हैं, उससे पहले अगर आपका मेरिट में नाम है तो किसी ऐसे प्रोफेसर्स के अंडर आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी कि किस प्रोफेसर के अंडर कितनी वैकेंट सीट है, ठीक है। तो आप पहले से अपनी कन्वीनियंट के लिए वो वहाँ पे उस प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, वहाँ पे उन लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे पीएचडी करा सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि काउंसलिंग में आप लोग जाएंगे तो उसमें आपको यही पूछा जाएगा पहले कि क्या आपने कहीं पे बात की हुई है, और क्या आपके नॉलेज में कोई मतलब आपके किसी से प्रोफेसर से किसी से बात हुई है, नहीं हुई है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे गाइड अलॉट करते हैं। बट ये इस चीज़ में मत रहिएगा कि अगर आपकी टॉप मेरिट लिस्ट है तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको चॉइस मिलेगी चूज करने की। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो भी गाइड वहाँ से अलॉट होगा उसको आपको लेना पड़ेगा, वो स्टडी सेंटर आपको लेना पड़ेगा जो वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। आपको चॉइस नहीं मिलेगी, बहुत कम चॉइस मिलेगी। मीन्स आपको जैसे आपके टॉप 1 रैंक है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये मत सोचना कि जितने आपकी कॉलेजेस के लिस्ट हैं उसमें से आपको चूज करने को मिलेगा। सेलेक्टेड कॉलेज में ही आपको चूज करने को मिलेगा जो कि वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि पहले से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से बात करके रखते हैं, तो वहाँ पे वो सीट रिजर्व हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए मैं पहले आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने कहीं पे बात की हुई है या नहीं की हुई है तो कहीं पे बात कीजिए। अगर वो सीट आपके रिजर्व पहले से हो जाती है तो फिर आपका वहाँ पे ईजी हो जाएगा टास्क, और नहीं तो फिर आपको जो बची सीट हैं उन सीट्स में से आपको सेलेक्ट करने को वहाँ पे मिलेगा और वो आपको गाइड वहाँ पे अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद बात करते हैं फीस की।
तो फीस के सेंस में अगर मैं बात करूँ तो एवरेज एक फ़ीस की लेके चलते हैं तो आपको 4 to 5 थाउजेंड के अराउंड फ़ीस पड़ती है। ठीक, जो एडमिशन फ़ीस होती है 4 to 5 थाउजेंड के अराउंड में आपका काम हो जाएगा, जो स्टडी सेंटर में आप लोग जाएंगे अपने कॉलेज में जो अलॉट हुआ आपको वहाँ पे। और दूसरी चीज़, ये फ़ीस कॉलेज में सबमिट होती है, और उसके अलावा जो फॉर्म की बात की, एडमिशन फॉर्म होता है वो आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप जाएंगे उसमें आपको रिसर्च वाले में जाना है, रिसर्च वाले सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पे आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाता है। उस फॉर्म की आपको निकाल लेना है प्रिंट आउट, और उसके साथ ही आपको उसको फिल करके उसके साथ जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनको सेल्फ अटेस्ट करके उसको उसके साथ अटेस्ट करना है, और जो फीस की रसीद है उसको कटा के उसके साथ वो भी आपने रख लेना है। ये बात तो हो गई। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कि जो काउंसलिंग लेटर थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, जो काउंसलिंग लेटर की मैंने बात करी है, उस काउंसलिंग लेटर का जो आपने ओरिजिनल है वो अपने पास रखना है। इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा मत करना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे जमा करके आ जाओ, अपने पास कुछ नहीं रखा आपने। ये आपके लिए फिर फ्यूचर के रेफरेंस के लिए आपके लिए टफ पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे फॉर्म के साथ में आपको फोटोकॉपी लगानी है उसकी काउंसलिंग लेटर की, ओरिजिनल वाला हमेशा अपने पास रखना है, ताकि इन फ्यूचर अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आप दिखा सको कि ये मेरा अलॉटमेंट लेटर है और इस तरीके से मैंने एडमिशन लिया हुआ है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। और साथ ही जब भी आप फोटोकॉपी कराएं किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, तो दो से तीन सेट उसके बना लें, क्योंकि अलग अलग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में आपके ये सबमिट होते हैं। एक आपके जैसे रिसर्च सेल में जमा होता है, एक आपके एडमिशन सेल में जमा होता है। तो इस तरीके से आप उसकी 2 कॉपीज़ को बना सकते हैं, और फॉर्म भी आप 2 कॉपी निकाल सकते हैं फॉर्म की भी। तो ये आपके लिए कन्वीनियंट यहाँ पर रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई, और साथ ही इसके बाद होगा क्या, आगे की प्रोसेस क्या होगी। जैसे आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन आई थिंक जल्द ही लिया जाएगा, जल्द ही आपकी एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि लास्ट टाइम जो था February 15 से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो गई थी कोर्स वर्क की। तो इसके बाद आपके कोर्स वर्क की क्लास स्टार्ट होती है, और कोर्स वर्क आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ऑफिशियली वो 6 मंथ्स का है, ठीक है, 6 महीने का होता है। बट जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग टीचिंग में हैं या नॉन टीचिंग में, कहीं पे भी अगर आप लोग एंगेज हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 6 महीने का तो ऑफिशियल जो है, ऑफिशियली आपको छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि कल को अगर कहीं पे किसी ने आरटीआई डाला या कुछ भी किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 6 महीने तो आपको फ्री रहना ही पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि 6 महीने टोटल वहाँ पे क्लासेज नहीं होती हैं। क्लासेज आपकी 1 to 2 मंथ्स में ख़त्म हो जाती हैं, ठीक, 1 से 2 महीने की आपकी क्लासेस होती हैं, उस ड्यूरेशन में आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है। क्योंकि मैक्सिमम आपका 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होगा आपका, मतलब 2 तरह की क्लासेस होंगी, मतलब क्लासेस वैसे एक ही होती है पर 2 तरह की क्लासेस होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो होती है रिसर्च की क्लास, ठीक, कहीं पे भी आप स्टडी सेंटर में जाएंगे पहले रिसर्च की क्लासेस होंगी, और दूसरी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट से रिलेटेड इन द सेंस कि उसके अंदर कॉमर्स का होगा तो कॉमर्स के फील्ड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, इंटरनेशनल बिजनेस होगा, अकाउंटिंग होगी। तो इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर होंगी। और रिसर्च के अंदर बेसिकली ऑलमोस्ट सभी का सेम रहता है, रिसर्च का हर सब्जेक्ट का सेम रहता है, बट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर होता है। लाइक जैसे आपने बोला कि मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर थोड़ा सा आपकी मेथड चेंज हो जाती हैं, जो डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं, एनालिसिस के टूल्स हैं, वो ज़्यादा चेंज हो जाती है। जबकि एज़ कम्पेयर टू आर्ट सब्जेक्ट उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस नहीं करनी पड़ती, ज़्यादातर चीज़ें डिस्क्रिप्टिव नेचर में होती हैं, तो इसलिए मेथडोलॉजी में थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सेम ही होता है, रिसर्च की प्रोसेस सेम होती है, उसके स्टेप्स सारे सेम होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक। क्लासेज की जो मैंने बात करी वो ऑलमोस्ट 2 महीने का मैंने टाइम पीरियड आपको बताया है। तो आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा रोल होता है आपके गाइड का। जो भी गाइड आपको अलर्ट होगा उसके साथ आपकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे उनके साथ बॉन्डिंग यहाँ पे बनाते हैं। अगर उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो वो आपको जल्दी फ्री कर देंगे, अदरवाइज वो आपको 6 महीने भी पूरा का पूरा 6 महीने भी इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें कोई कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे कि मुझे 6 महीने यहाँ पे पूरा क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको 6 महीने का टाइम पीरियड देना ही पड़ता है स्टडी सेंटर में, ठीक है, एज ए कोर्स वर्क आप उसको देते हैं। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाइए अपने गाइड के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी गाइड आपके नॉलेज में कोई आपके पहचान का है या कोई आपके इस तरीके का है, तो आप उस पहले से बात कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि गाइड का सबसे बड़ा रोल है आपकी पीएचडी को स्टार्ट करने से लेके एंड करने तक में, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद आपकी जो इससे रिलेटेड है वो डिजर्टेशन आपकी बनेगी, यानी कि आप एक डिजर्टेशन फाइल बनाओगे, यानी कि एक टॉपिक आपको दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको एक जिस तरह पीजी में आप लोग बनाते थे उसी तरीके का आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, आपको जो थेसिस का शॉर्ट फॉर्म होता है उसको डिजर्टेशन बोला जाता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। कंप्लीट आपकी थेसिस की तरह ही होगी, जो पीएचडी में थेसिस बनेगी उसकी तरह ही बनेगी सेम। आपके स्टेप्स सारे सेम होंगे, बट आपके एक शॉर्ट फॉर्म में होगा, आपके ऑब्जेक्टिव कम होंगे, आपकी हाइपोथेसिस कम होगी, आपके फील्ड स्टडी का कम होगा, बाकी चीज़ें इसके अंदर सेम रहेंगी। तो ये टॉपिक जो है आप खुद से भी अभी एक अपना टॉपिक को एक चूज कर लीजिए। हो सकता है कि उसी टॉपिक पे आप अपने गाइड से बात कीजिए कि मैं इस पे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो हो सकता है उस टॉपिक को आपको अलॉट कर दें, नहीं तो फिर आपके गाइड उसको अलॉट करते हैं, तो उस पर आपको काम करना पड़ता है। ठीक, दूसरी चीज़ आपके असाइनमेंट्स बनते हैं। असाइनमेंट्स आपके दोनों सब्जेक्ट्स बनेंगे, एक रिसर्च का बनेगा आपका असाइनमेंट और दूसरा आपका सब्जेक्ट का बनेगा। तो 2 असाइनमेंट्स बनेंगे और प्री पीएचडी कोर्स वर्क का आपका डिसर्टेशन बनेगा और साथ में 2 एग्ज़ाम भी होंगे और ये रिटन एग्ज़ाम होंगे आपके। सबसे पहले आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे और उसके बाद आपका डिसर्टेशन बनेगा और वो डिसर्टेशन बनने के बाद फिर आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे। एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होंगे और वो 2 पेपर आपके, पहला पेपर आपका रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर सारी रिसर्च की जो आपको पढ़ाया गया है वो वहाँ पे पूछा जाएगा। दूसरी चीज़ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी और मैक्सिमम जो सेंटर्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट का नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट सभी को नॉलेज होता ही है, उसमें पढ़ाने वाली ज़्यादा ऐसे कोई टिपिकल टॉपिक होते नहीं है, क्योंकि हम लोग पीएचडी लेवल पे जा रहे हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको अपने सब्जेक्ट मैटर की होती ही है, इसीलिए ये सब्जेक्ट को मैक्सिमम जगह पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम लोग खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इसकी कोई क्लासेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड होता है 1 से 2 महीने का, वो आपका रिसर्च के जो पेपर है उससे रिलेटेड होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च वाला, क्योंकि इसको आपको समझना है, इसी पे आपको काम भी करना है आगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप रेगुलर क्लासेस कीजिए रिसर्च मेथडोलॉजी की, क्योंकि ये अगर अभी समझ में आ गई आपको तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी अगर आपको इसके बेसिक्स समझ में नहीं आया, रिसर्च क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, डेटा कलेक्ट कैसे होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, फाइंडिंग्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो फिर आगे आपको डिसर्टेशन, थीसिस और असाइनमेंट्स ये सब में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इसकी प्रोसेस है। और जब आरडीसी, उसके बाद आपके जब ये आपका एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम में आपको पास होना होता है, अगर इसमें पास हो गए फिर उसके बाद आपकी आरडीसी का प्रोसेस होता है और वो फाइनल वो टॉपिक उसमें अलॉट किया जाता है, उसमें सिनॉप्सिस आपकी बनती है और उस सिनॉप्सिस में आप उस सिनॉप्सिस आप उस चीज़ की बनाओगे जो टॉपिक आप लेना चाहते हो अपने होल थीसिस के लिए। तो उस टॉपिक को वहाँ पे अलॉट किया जाता है और वो फाइनली फिर वहाँ से आपकी एक्चुअल जो पीएचडी है वो वहाँ पे स्टार्ट होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है और इसके अंदर एक हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है कि आपको रिसर्च कितने टाइम पीरियड में पूरी करनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको बेसिकली 5 साल के अंदर एक जो आइडल टाइम लिमिट होती है वो 5 साल होती है, 5 ईयर्स की होती है, बिकॉज आपने देखा होगा जो जीआरएफ की फेलोशिप होती है वो भी 5 ईयर्स के लिए मिलती है यूजीसी के द्वारा। तो वो फेलोशिप से मतलब मैं एक कंपेयर करके आप लोग समझ सकते हैं कि 5 साल आइडल है, बट 5 साल में नहीं, आप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने प्रॉम्प्टली यहाँ पे वर्क को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। और बाकी जीआरएफ से रिलेटेड चीज़ है, कुछ लोगों की क्वेरी मेरे पास आ रही थी जीआरएफ की फेलोशिप को कैसे एक्टिवेट करें, ये सारी चीज़ें। तो अगर इस पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और दूसरी चीज़, अगर किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8394948137। ठीक, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप पूछ सकते हैं और इस पर आप जेन्युइन अपनी क्वेरीज को पूछिए। ठीक है, कुछ ऐसी क्वेरीज भी पूछते हैं कि उसका जो आंसर है वो मुझे नहीं लगता देना चाहिए, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर जेन्युइन कोई आपकी रिक्वायरी है तो इस पर व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ सकते हैं। सो ये सारा प्रोसेस था आपकी पीएचडी से रिलेटेड। और इसके अलावा कोई और अगर आपका नई चीज़ होगी, नई इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।